नमस्कार। देश की बात में पहले बात महिलाओं पर अत्याचार की। शिक्षा विद्या की देवी के पर्व पर दो तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान कर रही हैं। रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक सोच से हम उबरते नहीं दिख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत होंगी, लेकिन इस समय दो तस्वीरों ने महिलाओं के उत्पीड़न शोषण को फिर से सामने ला खड़ा किया है। साथ ही हताशा भरा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या एक महिला अपने फैसले नहीं ले सकती। तो पहली तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। बताया गया कि हर आयोजन में यहाँ पर कन्या पूजन से शुरू होता है, लेकिन जो ये पहली तस्वीर है, तेजी से चलती महिला 5 महीने की गर्भवती है। इस आदिवासी को उसके पुराने रिश्तेदार पीटते पीटते भगा रहे हैं। बेरहमी से पीटने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक इसे एक बच्चे को जबरन कंधे पर उठाकर भगाते रहे। तस्वीर मध्य प्रदेश के गुणा की है। दूसरी तस्वीर जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कुआनो नदी के तट पर युवती के जलते शरीर की है। कसूर लड़की का था कि उसने अपनी पसंद का साथी चुना और परिवार वालों ने सजा दी। दरअसल 6 फरवरी को एक अधजला शव मिला, जिसके बाद शिनाख्त हुई। आरोपी पिता का कहना है कि बेटी का प्रेम संबंध किसी के साथ था जिससे समाज में बदनामी हो रही थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बाद लड़की के पिता, भाई बहनोई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जो ये तस्वीरें हैं, इनको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कमाल खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर अनुराग, पहले मैं आपसे पूछूं, जो ये तस्वीरें आई और जिस तरह से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, बहुत विचलित किया है जानकर कि ये महिला गर्भवती थी और बच्चे को उठाकर, और किस तरह से इसकी पिटाई हो रही है, क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब? देखिए, जो शिकायत की थी फरियादी ने, उसके मुताबिक उसका ये कहना था कि कुछ महीनों पहले उसके पति और उसके बीच में रजामंदी बन गई कि वो किसी दूसरे शख्स के साथ रहेंगी। ये भील समुदाय के लोग हैं और वो उसके साथ रहने चली गई। 1 महीने तक वो उनके साथ रह रही थी और 9 तारीख की शाम को जो उनके पूर्व ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके ससुर, जेठ और कुछ गांव वाले, लगभग 12-15 गांव वाले उनके गांव में पहुंचे। जबरन उनका पति, जिसके साथ वो रह रही थी, वो कहीं और मजदूरी करने गया हुआ था, तो जबरदस्ती घसीट कर, लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। और इस दौरान एक तस्वीर में आप देखेंगे एक बच्चे को कंधे पर बिठा दिया है। एक और तस्वीर है जिसमें वो उसके जेठ को कंधे पर बिठा करके, और पीछे कुछ लड़के हाथ में बल्ला पकड़े हुए हैं, कुछ डंडे पकड़े हुए हैं और कई जगहों पर उसको मारा पीटा भी गया है। जब ये तस्वीरें वायरल हुई है तब जाकर पुलिस ने संज्ञान लिया था, लेकिन पुलिस ने पहले ऐसी जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया था जिसमें कि पुलिस स्टेशन से ही जो 3 मुख्य आरोपी थे, ससुर, जेठ और एक और रिश्तेदार, उसको जमानत मिल गई थी। हालांकि ये बात भी पता लगी है कि जब पति को ये बात, जो पहले वाले पति थे, उनको पता लगा तो फोन पर उन्होंने गुजारिश की कि ऐसा मत करो, उसको मारो पीटो मत, लेकिन किसी ने ऐसा सुना नहीं, उनकी बात सुनी नहीं गई और महिला को मारते पीटते लेकर आए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठ रहा था कि जब इतने जघन्य तरीके से एक गर्भवती महिला को मारा पीटा गया और उसके घर से उसको जबरदस्ती उठाकर लाया गया, तो अपहरण की धारा जो कि और थोड़ी गंभीर हो सकती थी, उसमें मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? तो पहले पुलिस के रवैये पर सवाल उठे। जब कल हमने ये खबर दिखाई तो उसके बाद आनन फानन में और धाराएं बढ़ाई गई हैं और कार्रवाई अभी वहां पर पुलिस ने की है। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहे। कमाल खान भी हमारे साथ जुड़ गए। कमाल, आपने जो संत नगर से जो तस्वीरें भेजी हैं वो भी हालांकि पुरानी हो गई, लेकिन बहुत ही विचलित कर रही है। जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जब जानकारी आई कि अधजला शरीर मिला, पुलिस पहुंची, जांच हुआ, पिता ने ही कराया, बहुत पीड़ादायी है ये। क्या इसकी, इस पूरे मामले में क्या डिटेल्स मिली? देखिए, ऐसा है कि लड़की और लड़का दोनों एक ही गांव के थे। लड़की का नाम है रंजना और लड़के का नाम है जावेद। लड़की लड़के से मोहब्बत करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। घर वाले नहीं पसंद करते थे, लिहाजा एक बार वो लड़के के साथ भाग भी गई थी। पुलिस में कंप्लेंट हुई, उसने थाने में बयान दिया कि मैं बालिग हूं और मैं जिसे चाहती हूं उसके साथ रहना चाहती हूं। लेकिन परिवार का बहुत दबाव था और उन्हें यह लग रहा था कि यह हमारी नाक कटा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक सुपारी किलर को हायर किया। पिता ने 1.5 लाख रुपए उसको दिए अपनी बेटी को मरवाने के लिए। घर से लड़की को एक टाटा मैजिक गाड़ी में बंद करके ले गए। वहां से 55-60 किलोमीटर दूर सरसों के खेत में बनी हुई एक कोठरी में ले जा करके उसको जिंदा जला दिया। उसको रास्ते में बेहोश कर दिया गया था और उसके बाद वहां पे उसको आग लगा के जला दिया गया।
पुलिस ने बहुत अच्छी तरह तफ्तीश की है और सीसीटीवी वगैरह की फुटेज के जरिए इनको पकड़ लिया है। लेकिन ये पुलिसिंग से बड़ी समस्या जो है वो पेट्रियार्की की है। जो पेट्रियार्की है वो औरत के ऊपर कंट्रोल चाहती है, उसके जहन पे, उसके दिल पे और उसके जिस्म पे। इसके लिए वो उसके वजूद के चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगाती है और बहुत सारी सरहदें खड़ी करती है। मुश्किल यह है कि जो मोहब्बत का मिजाज है, नेचर है, वो बिल्कुल अलहदा है। वो एक सुनामी की तरह आती है और इंसान की बनाई हुई सारी सरहदों को बहा ले जाती है। जाति की सरहदें, धर्म की सरहदें, स्टेटस की सरहदें, मुल्क की सरहदें। तो पेट्रियार्की जो है वो कहते हैं कि 4000 साल बीसी, मतलब ईसा पूर्व 4000 साल पहले जो फादरहुड का कॉन्सेप्ट आया उसके साथ ये आई है। तो किसी ना किसी रूप में ये तब से चली आ रही है और ये उसका बहुत विकृत रूप है। बहुत सारी रंजनाएं उसकी शिकार हो चुकी हैं और जब तक ये जहनियत खत्म नहीं होगी बहुत सारी रंजनाएं उसकी शिकार होती रहेंगी। और ये तमाम लोगों में है, पुलिस में भी है, आम लोगों में है, हर जाति धर्म में है। और बड़ी बात यह है कि ये पेट्रियार्की महिलाओं में बड़े पैमाने पे है, वरना शायद उस लड़की की मां उसके बाप को उसके कत्ल के लिए किसी सुपारी किलर को सौंपने नहीं देती। बिल्कुल कमाल। और अगर आप इतिहास की बात करें तो लेकिन जो अब महिलाएं जी रही हैं, जो बच्चियां अब जन्म ले रही हैं, जो पढ़ाई लिखाई की इतनी बातें की जाती हैं, उस लिहाज से ये जो समय है वो ज़्यादा अहम है। इतिहास से तो हमें सीखना ही चाहिए। अनुराग, आपने कहा था कि जो पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी वो अपने आप में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन ये जो सोच है कि भाई धाराएं कमज़ोर लगा दो, महिला का मामला है, वो भी आदिवासी महिला का मामला है, उसके चरित्र पे सवाल लगा दो, उस लिहाज से क्यों नहीं ये सोच बदल रही? क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने हाल में देखा है, एनसीआरबी का डेटा कह रहा था पूरे देश में 7% महिलाओं पर हिंसा और क्राइम का मामला बढ़ गया है और ऐसे मामले लगातार आ ही रहे हैं, तमाम प्रदेशों से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी खास तौर से आ रहे हैं। क्या सोच है वहां पर? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो, और जैसे आपने खुद जिक्र किया निधि एनसीआरबी के आंकड़ों की, तो लगातार एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे, अभी 2 साल पहले के जो आंकड़े अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में हमेशा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी तरह से अपनी स्थिति बनाए हुए है। ये कोई बहुत अच्छी सुखद नहीं है, लेकिन उस राज्य में जहां मुख्यमंत्री लगभग 15 साल से बीच का अगर कुछ अरसा छोड़ दीजिए और प्रतीकों में बहुत विश्वास करते हैं, जैसा आपने भी खुद जिक्र किया कि हर सरकारी कार्यक्रम से पहले कन्या पूजन होता है, तो उस राज्य में महिलाओं के प्रति इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो बहुत विचलित करती हैं। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इसी तरह कंधे पर उठाकर अगर आप अलीराजपुर या झाबुआ, ये सारे आदिवासी बहुल जिले हैं और यहाँ पर जो भील या भिलाला संप्रदाय की जो अपनी सामुदायिक पंचायतें हैं वो बहुत एक तरह से मजबूत स्थिति में रहती हैं और कई बार वहां पर पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती है। कई बार ये मामले सामने आते नहीं हैं। इस तरह की कोई अगर वाकया तस्वीरें सामने आ जाए तब जाकर एक मीडिया का अगर दबाव बनता है, तब कहीं जाकर कुछ कार्रवाई हो पाती है। नहीं तो जैसे हमने देखा कि अगर ये मामला भी बाहर नहीं आता, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती, तो जिस तरह से गैर जमानती धाराएं पुलिस ने लगाई थी शायद वो भी न लगती। शायद अगर वो महिला गुहार लगा रही होती तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अगर पुलिस एक नजीर बना दे, चाहे किसी भी समुदाय की पंचायत हो, वो इस तरह के तालिबानी फैसले नहीं ले सकती है, तो शायद आगे ऐसा कोई करने की हिमाकत करेगा नहीं। लेकिन आप देखें उन तस्वीरों में तो छोटे बच्चे हैं जो महिला के पीछे डांस करते जा रहे हैं, अलग अलग विजयी मुद्राएं बना रहे हैं। ये पता नहीं किस तरह के समाज को परिभाषित करने में लगे हुए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जानबूझकर दिखाने का मकसद ये कि हम शर्मसार होते हैं और इससे जो सीख सके वो एक संदेश ले लें। कमाल, एक संक्षेप में आपसे सवाल, उस लड़के का क्या हुआ? अगर आप अलग धर्म में लड़की की चाहत है, किसी से शादी करना चाहती है, कर भी लेती है, लड़की का तो हमने देखा क्या हुआ, वो लड़का कहाँ है? देखिए, वो लड़का जो है गांव में ही है। अच्छा। वो लोग अपने घर में छुपे हुए हैं। अच्छा। हमने वहां पे कुछ अपने जो स्थानीय सहयोगी उनको भेजने की कोशिश की। उनका कहना है कि लड़की को खुद लड़की के परिवार ने मारा, यह साबित किया है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह के जरिए। लेकिन गांव में जो है वो कम्युनल टेंशन है। गांव में लोगों को लग रहा है कि एक दूसरे मजहब का लड़का दूसरे मजहब की लड़की से मोहब्बत कैसे कर रहा था, कैसे उनके बीच में शादी हो सकती है। तो वो लोग वहां पे हैं लेकिन मीडिया की नजरों से दूर हैं,
बहुत डरे हुए हैं और उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब लड़की के मारे जाने के बाद कहीं उसका गुस्सा उनके ऊपर लोगों को ना उतरे। बिल्कुल, ये जो पेश की स्थिति है और जो स्थिति है उसको दिखाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमाल और अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश से एक और खबर भेजी है अनुराग ने, वैक्सीनेशन को लेकर भेजी है। कोरोना से निपटने के दावों के बीच मध्य प्रदेश में टीका कराने वाले हजारों लोगों के पते तो फर्जी मिले। टीकाकरण के लिए बने कोविड पोर्टल पर हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के हजारों नाम भी एक ही मोबाइल पर दर्ज हैं। नतीजतन कई जो लोग हैं उनको जो दूसरा डोज है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। देखिए रिपोर्ट। देश की तरफ मध्य प्रदेश में पहली वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनोत्सव जैसा आयोजन हो गया, लेकिन उसके बाद एक खुलासा टीकाकरण अभियान की 11 फरवरी को बनी एनएचएम की रिपोर्ट में हुआ। राज्य में टीका लगवाने 1,37,454 कर्मचारियों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड एक जैसा पाया गया। इनमें से 83,598 स्वास्थ्यकर्मी, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के 32,422, राजस्व विभाग के 6,977, गृह विभाग के 7,338 और पंचायती राज विभाग के 109 कर्मचारियों के एक जैसे मोबाइल नंबर मिले हैं। इंदौर में 17,644, जबलपुर में 11,703, भोपाल में 8,349 मोबाइल नंबर एक समान पाए गए हैं। इसकी वजह से जिसका नंबर दर्ज था उसने मैसेज आने पर टीका लगवा लिया, लेकिन दूसरे हेल्थ वर्कर टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालांकि गलती बताने पर भी मंत्री जी को लगता है रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है। नहीं, रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है, कहीं कोई मिस्टेक अगर हुई है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। कांग्रेस को लगता है ये बड़ी लापरवाही है। टेस्ट के मामले में भी ढिलाई चल रही है, वैक्सीन के मामले में भी ढिलाई चल रही है। नाम, पते और नंबर फर्जी नोट हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है और उसके अलावा विभाग के अफसरों के नंबर लिखवा दिए गए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है कोरोना से। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, 17 जिलों के 9,280 फ्रंटलाइन वर्कर के पोस्टल कोड भी गलत भरे गए हैं। सबसे ज्यादा गलत पिन कोड 4,524 कर्मचारियों के कोविड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर गृह मंत्री के दतिया में दर्ज किए गए हैं। एक जैसे मोबाइल नंबर से लाखों कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन का डोज मिल गया, लेकिन ज़रा सोचिए जिन्हें तय वक्त पर दूसरी डोज की जानकारी नहीं भेजी गई होगी तो कोरोना के जंग में उनकी लड़ाई कितनी कारगर होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आ गए किसान आंदोलन पर जानकारी आपको देंगे। वहां पर किस तरह से उस पर सख्त हो रही है हरियाणा सरकार, भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर हो रही है कार्रवाई। तो कुछ ही देर में आपको बता दें बीजेपी सरकार की वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष मौजूद होंगे, कृषि मंत्री मौजूद होंगे। तो एक बैठक हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें खबर है हमारे पास हरियाणा से। हरियाणा की सरकार किसान आंदोलन पर नर्म नहीं हो रही है। लगभग हर दिन राज्य में वहां पंचायतें हो रही हैं। सरकार ने इसमें शामिल होने वाले 2 शिक्षकों और शिक्षा विभाग के प्रोग्राम ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के हवाले से सरकार आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हम 3 गुना एकता के साथ लड़ रहे हैं। अजय बलहारा हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में एक प्रोग्राम अफसर हैं जो राज्य के आईएएस अफसरों तक को ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें पिछले महीने बर्खास्तगी का नोटिस मिला। नोटिस में बर्खास्तगी की वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन खुद उनका कहना है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से ऐसा किया गया है। मेरी 27 तारीख की फेसबुक लाइव जो थी, करीब वो पौने घंटे की फेसबुक लाइव थी, जिसमें किसानों के आंदोलन के बारे में मैंने अपने स्वतंत्र विचार रखे और 26 तारीख की घटना के ऊपर भी मैंने विचार रखे।
रखे थे वो डाउनलोड करके केंद्र सरकार से कोई CD आई है। शाम को मेरे घर पे कोई कर्मचारी जो है निलंबन का आदेश लेके आता है और निलंबन के आदेश के अंदर मुझे कोई कारण नहीं स्पष्ट किया गया है। केवल उसके अंदर ये लिखा कि आपको धारा 5 जो है उसके तहत, जिसके अंदर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का जो इल्ज़ाम है वो होता है, उसके तहत आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। मिड डे मील सब्जी रोटी ये हलवा पूरी थारी। राजेश दलाल रोहतक में एक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या JBT टीचर हैं। दलाल रागिनी गायक हैं और उन्हें इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए गाया था। सस्पेंड जी, गवर्नमेंट का आरोप है कि मैंने सरकार विरोधी काम किए, जबकि मैं लोगों के मनोरंजन को लक्षित करते हुए किसी भी रचना को शौर देने में मतलब मेरी अपनी रुचि है और मैं रागनियाँ गाता हूँ। ज़्यादातर शिक्षा के भी गीत लिखे हैं। हमारे स्कूल का राजकीय प्राथमिक पाठशाला चिड़ी ब्लॉक का पिछली बार स्टेट में 2nd पोजीशन आई मेरे बच्चे की। अब गवर्नमेंट ने तब तो कोई पुरस्कार देने की बात नहीं। किसान आंदोलन को हरियाणा के कई कर्मचारी संघों का साथ मिला है, जिसमें शिक्षक संघ भी शामिल है। उधर नागरिक सेवा नियमों में ऐसी कई शर्तें हैं जो कर्मचारियों को किसी भी आंदोलन में शरीक होने से रोकती हैं। नियम 13 या सरकार की आलोचना में कहा गया है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ज़बानी या लिखित बयान नहीं दिया जा सकता है। विभिन्न कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा नागरिक सेवा नियम संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। किस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। उन रूल्स में जो है रूल 9 में कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेगा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से तो देखिए कि कोई सरकारी कर्मचारी का कोई मौलिक अधिकार ही नहीं बचता है। सेवानिवृत्त अफसरशाह की राय में बर्खास्तगी के आदेश अवैध हैं, क्योंकि इनमें तो न कोई वजह बताई गई है और न ही नियुक्ति अधिकारी ने दस्तखत किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने फिर कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को किसी ऐसे आंदोलन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त हो ऐसा भाग लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी ऐसे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो वहीं कई सरकारी कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ ने अपने इन निलंबित साथियों के लिए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सिरसा से राजेंद्र संधू और कैथल से सुनील रविश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने ठंड काट ली है। गर्मी आ रही है, सबको एहसास है कि जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा, इसलिए गर्मी से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रणनीति भी बदली जा रही है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की ये तस्वीर मंगलवार की है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए किसान अब बड़े कूलर से लेकर AC वाली ट्रालियां तक लगा रहे हैं। 120 फुट लंबा पक्का टेंट भी लगाया जा रहा है ताकि तपती धूप से किसानों को राहत मिले। राकेश टिकैत जहां पर मीडिया को संबोधित करते हैं, वहां पर पंखे पहले ही लग चुके हैं। ये परसों तक हमारा इसमें लगभग 30 बाई 150 का हमारा टेंट लगने जा रहा है। टेंट भी दूसरा वाला जो तपता नहीं है उसके लिए हमने दिखा दिया, ये परसों तक हम लगवा देंगे इसमें। बाकी जितने भी टेंट हैं हमारे, जहाँ पर तरपाल डली हुई थी, हमारी पन्नी डली हुई थी, वो आजकल तप रही है वो, उसके लिए हमने टेंट के कपड़ा मंगा लिया है। सभी की तरपालें और पन्नियाँ उतार कर हम उस पर टेंट का कपड़ा लगवा देंगे। गर्मी के अलावा फसल की भी फिक्र है, इसलिए किसानों का एक समूह अपने तंबू उखाड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इनकी जगह दूसरे लोग ले लेंगे। हम जा रहे हो शामलो आला का भंडारा। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग थे यहाँ पे? यहाँ से 15 दिन से थे। 15 दिन से थे। पहले आ रहे थे, जा रहे थे, अब भंडारा ले गए। अब दूसरी पार्टी आ रही है हमारे गाँव की, हम चले जाएंगे। अच्छा, अभी आ लगी शामलो। बदलती रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि अब किसानों की संख्या सोशल मीडिया पर बढ़ाई जाएगी। बुधवार से एक काउंटर खोलकर ट्विटर और फेसबुक पर किसानों का अकाउंट भी खोला जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि किसान आंदोलन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सोशल मीडिया पर जवाब दिया जा सके। देखो, कुछ दिनों से 2-1 दिन से ऐसा है कि कुछ चैनल
वो एक तो भ्रामक समाचार होता है, 100% झूठे समाचार दे रहे हैं कि साहब गाजीपुर तो उजड़ गया, उठ के चले गए लोग और पता नहीं तरह तरह की बातें हैं। तो उसके जवाब में हमारे पास सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है, तो जो किसान अभी तक सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर नहीं थे या ट्विटर पर नहीं थे, उनको एक यहाँ पे हम एक उनको उनका अकाउंट खोल करके उनको उस प्लेटफार्म पर लेके आएंगे और वो किस तरीके से उन्होंने चलाना है उसके प्रशिक्षण टाइप एक देंगे। अच्छा। जिससे कि जो वास्तविकता इस आंदोलन की है वो लोगों तक जा सके। लंबे खिंच रहे आंदोलन में खास तौर पर युवाओं के अंदर निराशा न आने पाए, इसके चलते किसान नेता खुद ही कुछ दिन के लिए युवाओं को अपने गांव लौटने को बोल रहे हैं ताकि आंदोलन को अनुशासित रखा जा सके। किसानों को गर्मी से बचाने के लिए पक्के टेंट, बड़े जनरेटर, पंखे और कूलर तक की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन किसान नेताओं का तर्क है कि गर्म दिमाग युवाओं के वजह से किसान आंदोलन का अनुशासन न टूटने पाए, इसके लिए भी उन्हें खेत और घरों की ओर लौटने को कहा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से अश्वनी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब आगे खबर है कर्नाटक से। कुमारस्वामी ने लगाया है राम मंदिर के निर्माण पर पैसा लेने वालों पर नाजियों जैसे बर्ताव का आरोप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने और चंदा नहीं देने वालों के घर पर निशाना लगा रहे हैं, जैसे नाजियों के जर्मनी में होता था। लेकिन संघ का कहना है कि कुमारस्वामी को गुमराह किया जा रहा है। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके एचडी कुमारस्वामी का एक बयान विवादों से घिर गया है। उन्होंने आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुमारस्वामी ने इल्जाम लगाया कि जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया उनके घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। हालांकि कुमारस्वामी अपने दावे से जुड़ी कोई तस्वीर या वीडियो नहीं दे सके। ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? राम मंदिर के हण संग्रह। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा करने वाले लोग उन घरों की मार्किंग कर रहे हैं जो चंदा नहीं दे रहे हैं। चंदा देने वाले और नहीं देने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। हिटलर शासनकाल में नाजियों ने यहूदियों के साथ ऐसा किया था। बाद में लाखों की तादाद में यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया था। हिटलर कालदल्ली नाजीस्कूनु ज्यूस्कू ಏನು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯಿತು, ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿನ ಅವತ್ತೇನು ಮ್ಯಾಸಕರ್ ಆಯಿತು। कुमारस्वामी के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से चंदा इकट्ठा करने की तस्वीरें जारी की गई, इस चुनौती के साथ कि कुमारस्वामी ने जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करें या फिर माफी मांगे। मंदिर वहां बन रहा है, घर घर से पैसा आज 10 रुपया से लाखों रुपए लोग दे रहे हैं और संग्रहकारों के लिए गांव में इंतजार करते हुए हमने देखा है। इसलिए हम जो कुमारस्वामी जी का वो बयान है वो हम विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कुमारस्वामी जी ने इसको आपका बयान के बारे में क्षमा मांगना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आग्रह करता है। मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम 3 दशकों से चल रहा है। कब जोर जबरदस्ती की गई? मुझे लगता है कि किसी ने कुमारस्वामी को गुमराह किया है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। एचडी कुमारस्वामी इस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के तौर तरीकों पर दिए गए उनके बयान की वजह से विवाद उठ खड़ा हुआ। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। निकिता जेकब मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अग्रिम जमानत पर हो रही सुनवाई में पुलिस ने कहा है कि फैसला आने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उधर टूलकिट मामले में ही औरंगाबाद हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को जमानत दे दी है।
और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बसंत पंचमी से जुड़ी हुई जानकारियां देंगे। तो आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा हो रही है और जो ब्रिज नगरी है उसमें बसंत पंचमी का अपना अलग ही रंग होता है। यहाँ आज से ही होली की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर रंग खेले जाते हैं। बांके बिहारी ने खेली होली भक्तों के साथ, ऐसा कहा जाता है। ब्रिज में 40 दिन तक चलता है होली का उत्सव और बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है होली का उत्सव। और अब राजनीति की खबरें भी होती हैं। आज के दिन खासकर बंगाल और बिहार में सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। कोलकाता के बालीगंज साइंस कॉलेज के छात्रों ने किसानों के प्रदर्शन को अपना थीम बनाया। बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं। देश भर में आज बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। बंगाल में आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के दिन इस बालीगंज साइंस कॉलेज में आप देख सकते हैं किसान आंदोलन को थीम बनाया गया है। देवी सरस्वती लर्निंग, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए उनको पूजा किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हैशटैग है CU स्टैंड्स विद फार्मर्स और थीम है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है देश भर में, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सरस्वती पूजा के समय आपको दिखाई देगा। ये बालीगंज साइंस कॉलेज है कोलकाता के। हम इस वक्त कुछ छात्रों के साथ बात करेंगे जो इस पूजा को ऑर्गेनाइज किए हैं। सरस्वती पूजा बंगाल के लिए तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक सपोर्ट सरस्वती पूजा के दिन दिया जा रहा है यहाँ पे। ये किसकी आइडिया क्यों है, ऐसा ये आइडिया क्यों आपके पास आया? ये जनरल स्टूडेंट्स की आइडिया है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो वार्ता दिया है फार्मर्स के समर्थन में खड़े रहने का, इनके आंदोलन को समर्थन करते हुए आज पश्चिम बंगाल के हर एक छात्र समाज, हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र समाज इसको सपोर्ट करते हैं और आने वाले दिन में भी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के लिए हम लोग जो करना है हम लोग करेंगे। इनके समर्थन में हम लोग आज भी हैं, आने वाले दिन भी रहेंगे। और ये अच्छी बात है कि सरस्वती पूजा के दिन भी आप जो सपोर्ट है उनको फार्मर्स के लिए आप दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि पूजा, सरस्वती पूजा बंगाल के कल्चर है, इसको पॉलिटिसाइज क्यों करें? तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हम इस चीज़ को एग्जैक्टली पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे, ऑल्दो हमारे पास TMCP जो तृणमूल छात्र प्रतिशत है उसका बैकअप है बिल्कुल। लेकिन हम एज स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि किसान जो है वही हमारा पेट भरते हैं। अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे किसी भी तरीके से। थैंक यू। NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सरस्वती पूजा तो बंगाल में बिल्कुल मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ किसानों के आंदोलन जो चल रहा है देश भर में, दिल्ली में खास करके, उसके समर्थन में भी यहाँ पे उस थीम को लेकर पूजा किया जा रहा है, सरस्वती पूजा किया जा रहा है। हैशटैग अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो वो है कि CU स्टैंड्स विद फार्मर्स, CU यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो छात्र हैं उन्होंने इस पूजा का ऑर्गेनाइज किया है। किसानों के साथ वो खड़े हैं, किसानों के समर्थन में, और वही थीम के साथ ये पूजा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ बालीगंज साइंस कॉलेज कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। बंगाल से इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पे जारी रहेगा। नमस्कार।